Hello students, today we will discuss about रेडियोधर्मिता रेडियो एक्टिविटी पार्ट सेकंड। कल जो हमने पूरे चैप्टर किया था रेडियो एक्टिविटी, उसमें हमने कल जो भी हमने सीखा उसको एक बार रिवाइंड करेंगे। कल हमने सीखा रेडियो एक्टिविटी के बारे में, दूसरा रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में, जो अल्फा बीटा गामा जो इमिशन होता है किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ से, उसके एक्सपेरिमेंट के बारे में। तीसरी बात, हमने अल्फा बीटा और गामा इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था। आज हम अपने न्यू चैप्टर में फर्दर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है रेडियो एक्टिव डीके। रेडियो एक्टिव डीके, या फिर इसको बोल देते हैं रेडियो एक्टिव क्षय। डीके का मतलब बोलते हैं क्षय। क्षय माने होता है घटना। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल, ये एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है, तो कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल खुद से अल्फा बीटा और गामा, अल्फा कण बीटा कण और गामा विकर्ण, इन तीनों का लगातार इमिशन करता रहता है। और ये जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, सपोज कीजिए कि इनिशियली ये एक्स है, तो अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन अपने आप से उत्सर्जित करने के बाद ये दूसरे एलिमेंट बाई में चेंज हो जाता है, और बाई लगातार अल्फा बीटा और गामा का इमिशन करने के बाद में जेड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि हमें कोई स्टेबल न्यूक्लियाई नहीं मिलता। तो इसको हम रेडियो एक्टिव क्षय कहते हैं। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के परमाणुओं से अल्फा बीटा और गामा कणों का निकलना रेडियो एक्टिव क्षय कहलाता है। इससे परमाणु का भार और परमाणु क्रमांक क्या हो जाता है, बदल जाते हैं। क्या हो जाता है, बदल जाते हैं। और इस प्रकार प्रारंभिक रेडियोएक्टिव परमाणु का क्षय हो जाता है तथा नए तत्व के परमाणु का निर्माण हो जाता है। ठीक है, और ये घटना क्या कहलाती है, ये घटना रेडियो एक्टिव डीके या रेडियो एक्टिव क्षय कहलाती है। यूरेनियम 238, यूरेनियम 238 ये इसका परमाणु भार है और 92 इसका परमाणु क्रमांक है। तो जब इससे एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा, अल्फा पार्टिकल का मतलब है 2He4, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है 2He4 अल्फा पार्टिकल होता है। तो क्या होगा, 92 में से 2 इसका जो परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, वो घट जाएगा और यहाँ पर जो नया परमाणु बनेगा वो थोरियम होगा। क्या होगा, थोरियम, और जिसका परमाणु क्रमांक 90 होगा। और एस सेम यहाँ पर इसका जेड, इसमें से ये नंबर घट जाएगा और यहाँ पर 234 ये एक न्यू एटॉमिक मास हमें मिलेगा। तो ये जो यूरेनियम है, यूरेनियम किसमें चेंज हो गया, थोरियम में चेंज हो गया। किसमें, थोरियम में कन्वर्ट हो गया। और ये प्रक्रिया लगातार आगे चलती है। जैसे हम सोच लें यही प्रक्रिया हम यहाँ से शुरू कर लें, तो थोरियम
234। ये देखो यहाँ पे हमने अल्फा पार्टिकल रिलीज किया है, अल्फा पार्टिकल रिलीज किया है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बीटा पार्टिकल रिलीज करेंगे। तो बीटा पार्टिकल जब रिलीज करेंगे तो देखिए बीटा को हम कैसे शो करते हैं, -1 बीटा 0। और जब ये हमारा बीटा पार्टिकल है, क्या है, बीटा कण है ये। तो जब इसमें से बीटा कण बाहर निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ पर इसके साथ में, क्योंकि देखो यहाँ पे 90 है, जैसे जैसे यहाँ पे 92 था तो यहाँ पे घट गया, क्या हुआ, घटा। तो यहाँ पे कितना, सॉरी, जब 92 में से 2 घटा तो 90 आया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, हम 90 माइनस करेंगे क्योंकि घट रहा है, और ये कितना घट रहा है, -1 घट रहा है। तो 90 और माइनस माइनस प्लस 1 कितना हो जाएगा, 91। तो जो हमें न्यू जो नाभिक मिलेगा, न्यू न्यूक्लियस जो मिलेगा वो। और यहाँ पर एक एंटी न्यूट्रिनो भी निकलेगा। एंटी न्यूट्रिनो क्या मतलब, जो इस पूरे की ये निकलता है जो हमारी जो कोई भी रिएक्शन होती है, चाहे वो न्यूक्लियर रिएक्शन हो चाहे वो केमिकल रिएक्शन हो, उस रिएक्शन में क्या होता है कि कुछ कंजर्वेशन लॉज यूज होते हैं, जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो उस कंजर्वेशन को मतलब संरक्षण को बनाए रखने के लिए एक एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा, एंटी न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल रेडियो एक्टिव डीके होने के बाद में 1 बाई 1 अलग अलग टाइप के नाभिकों में और परमाणुओं में चेंज होता चला जाता है। इसको रेडियो एक्टिव 6 कहते हैं। अब हम यहाँ पर शुरू से लिखेंगे कि रेडियो एक्टिव 6, रेडियो एक्टिव 6 वास्तव में क्या है, वास्तव में एक नाभिकीय प्रक्रिया है, नाभिकीय प्रक्रिया है, नाभिकीय प्रक्रिया है, मतलब न्यूक्लियर प्रोसेस, न्यूक्लियर प्रोसेस है। और जो रेडियो एक्टिव जो विकिरण होता है, ये रेज होती हैं, वो कहाँ से, परमाणु के नाभिक से उत्सर्जित होती हैं। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरी बात, रेडियो एक्टिव 6 के संबंध में रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम, रदरफोर्ड तथा सोडी का के संबंध में रदरफोर्ड और सोडी का नियम, रदरफोर्ड तथा सोडी का नियम। देखिए इसके अनुसार, इसके या हम लिख देंगे नियमानुसार, नियमानुसार अकॉर्डिंग टू लॉ, क्या है, किसी भी क्षण रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर, रेडियो एक्टिव परमाणुओं के क्षय होने की दर, द रेट ऑफ डीके ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स, उस क्षण उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। उस क्षण उपस्थित परमाणुओं की संख्या के
अनुक्रमानुपाती होती है। अनुक्रमानुपाती होती है। यदि हम इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिख लें तो सपोज कीजिए कि हमारे पास में इनिशियली n इलेक्ट्रॉन हैं, सॉरी n परमाणु हैं। कितने? n परमाणु हैं। अब टाइम के साथ में क्षय होने की दर, किसी भी दर को हम किस तरह लिखते हैं? dy/dt। तो n dy/dt, तो ये हो गई क्षय होने की दर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। और यहाँ पर हम माइनस का साइन लगाएंगे। माइनस के साइन क्या बता रहा है? कि माइनस का साइन बता रहा है कि परमाणु क्या हो रहा है? परमाणु घट रहे हैं। परमाणु घट रहे हैं, घट रहे हैं, या डी इंटीग्रेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? डी इंटीग्रेशन हो रहा है। किसका? परमाणुओं का। तो ये जो नियम है ये रदरफोर्ड सोडी का नियम है। अब रदरफोर्ड और सोडी के नियम के अनुसार यदि हम लिखें तो dn/dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो हमारे पास में dn/dt इक्वल्स टू लैम्डा n आ जाएगा। और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर माइनस भी आ जाएगा। लैम्डा क्या है? लैम्डा है क्षय नियतांक। लैम्डा हमारे पास में क्या है? ये है डी के कांस्टेंट बोल सकते हैं इसको, डी के कांस्टेंट बोल सकते हैं, या क्षय नियतांक भी कहते हैं। तो यहाँ से ये भी एक इक्वेशन हमारे पास में बन जाती है। ठीक है। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं? अगर हम dt को इधर पहुंचा दें और n को नीचे ले आएं तो dn/n इक्वल्स टू माइनस लैम्डा dt। ओके। और उसके बाद में हम क्या करेंगे? इसका समाकलन कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इंटीग्रेशन करने पर क्या होगा? जो ये हमें पता है कि dn/n, इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो हो जाएगा log n इक्वल्स टू माइनस लैम्डा t प्लस ए क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, एक नियतांक है। अब यदि हम मान लें कि इनिशियली प्रारंभ में, मतलब यदि हमारे पास में t इक्वल्स टू 0 पर नंबर ऑफ जो परमाणु थे, नंबर ऑफ एटम्स, वो कितने थे? n0 थे। तो ये वैल्यू यदि हम यहाँ पर रख दें और ये कंडीशंस के साथ में हम इसको सोल्व करें तो log n0 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? a। ये वैल्यू आ जाएगी और ये वैल्यू जब यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा। ये इक्वेशन सेकंड है, इक्वेशन थर्ड है। इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड के अनुसार क्या होगा जब वैल्यू यहाँ पर रखेंगे? फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड ये वैल्यू यहाँ पर रखो तो log n इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी प्लस log n0। ये वैल्यू इधर चली जाएगी तो log n माइनस log n इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी। ओके। तो मैं इधर से कट कर दे रहा हूँ। अब ये हमें पता है कि log a माइनस log b होता है log a/b। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख लेंगे हम, क्या लिखेंगे हम? log, ये n0 है, n/n0 इक्वल्स टू माइनस लैम्डा टी। आज हम इसको log के साथ, इसको दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग लेने पर क्या हो जाएगा? n/n0 इक्वल्स टू, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी। और इसके बाद में अब इसको इधर पहुंचाएंगे तो n इक्वल्स टू n0 t की पावर माइनस लैम्डा टी।
ये हमारे पास में फाइनल इक्वेशन आ गई है, इक्वेशन 4। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे एन नोट हैं वो प्रारंभ में परमाणुओं की संख्या है। एन नोट क्या है? प्रारंभ में, इनिशियली परमाणुओं की संख्या है। और एन क्या है? जब किसी टी टाइम बाद, आफ्टर टी टाइम, क्या होता है कि सपोज कीजिए कि कोई एक्स परमाणु है और वो उसका डीके हो गया किसमें? बाई में। तो ये बाई डीके किसी कुछ ना कुछ टाइम लेगा, तो उस टाइम के बाद सपोज कीजिए कि एक्स जो हमारा परमाणु है, एक्स परमाणु की संख्या यहाँ पे एन नोट थी और टी के बाद में क्या हो गई? एन। तो ये जो हमारा ये जो व्यंजक है, ये टी समय बाद, ये टी समय बाद, टी समय बाद बचे कुल परमाणुओं की संख्या है। कुल परमाणुओं की संख्या, ये वाला जो व्यंजक है ये हमारा बताता है कि टी समय बाद कितने परमाणु उसमें बचेंगे। तो इसी को हम रदरफोर्ड सोडी का नियम कहते हैं। अब इसको दोबारा लिखते हैं, n इक्वल्स टू एन नो टी रेस टू लैम्डा टी। अब हमें पता करना है कि 6 नियतांक क्या चीज़ होती है। यदि हम टी की जगह पर पुट कर दें, टी इक्वल्स टू पुट कर दें हम 1/λ, यहाँ पर 1/λ पुट कर दें, तो n की वैल्यू n इक्वल्स टू एन नोट ई इनवर्स 1/λ इंटू लैम्डा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। n इक्वल्स टू एन नोट अपॉन एक्सपोनेंट, ये एक्सपोनेंट आ जाएगा और इसकी वैल्यू क्या होती है? n इक्वल्स टू एन नोट अपॉन 2.718, ये वैल्यू हो जाएगी। और ये वैल्यू ऊपर पहुंचेगी तो क्या हो जाएगा? n की वैल्यू हो जाएगी 0.368 एन नोट, एन नोट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि किसी, अब यहाँ से हम ये जो 6 नियतांक है इसकी इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ में, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ में किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ में 6 नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर, 6 नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर, व्युत्क्रम का मतलब है 1/λ। ओके, व्युत्क्रम के बराबर समयांतराल में के समयांतराल, जैसे हमने टी इक्वल्स टू 1/λ यहाँ पे यूज़ किया है। समयांतराल में अविघटित परमाणुओं की संख्या, अविघटित परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या कितनी रह जाती है? 36.8% रह जाती है, परसेंट रह जाती है। देखिए इसका जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है वो देखिए कि किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ में 6 नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर समय अंतराल में, मतलब वो समय अंतराल जो कि उसके रेडियो, जो इसके डी के कांस्टेंट का क्या है? इनवर्स है, उसमें विघटित होने वाले परमाणु की संख्या कितनी रह जाती है? 36.8% रह जाती है। ओके,
तो रेडियो एक्टिव क्षय नियतांक उस समय अंतराल के व्युत्क्रम के बराबर है। जो ये रेडियो एक्टिव क्षय नियतांक है वो उस समय अंतराल के व्युत्क्रम के बराबर है। टी को हम इधर ले जाएं तो 1/t हो जाएगा। उस समय अंतराल के बराबर है जिसमें रेडियो एक्टिव पदार्थ में परमाणुओं की संख्या घटकर अपने प्रारंभिक मान के घटकर क्या रह जाती है, प्रारंभिक मान की कितनी रह जाती है, 36.8% रह जाती है। मतलब क्षय नियतांक वो है कि वो अपने समय अंतराल के व्युत्क्रम के बराबर जिसमें रेडियोएक्टिव पदार्थ के परमाणुओं की संख्या घटकर कितनी रह जाती है, 36.8% रह जाती है। तो ये क्षय नियतांक का फिजिकल इंटरप्रिटेशन है। ओके, उसके बाद में आती है अर्धायु। अर्धायु हाल्फ लाइफ। इसको हम कैसे लिखते हैं कि किसी समय अंतराल में किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ की मात्रा अर्थात उससे परमाणुओं की संख्या विघटन के कारण घटकर अपने प्रारंभिक मान की आधी रह जाती है, या वह समय जिस पर परमाणुओं की संख्या घटकर अपने प्रारंभिक मान मतलब संख्या की क्या रह जाती है, आधी रह जाती है, आधी रह जाती है। उसको क्या कहते हैं, हाफ लाइफ बोलते हैं। क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, हाफ लाइफ कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि हम टी की जगह पर क्या ले लें, टाइम टी ले लें, और जो परमाणुओं की संख्या है उसको n=n0/2 कर दें, मतलब ये बाद वाले परमाणुओं की संख्या है जो डीके के बाद में बचे नंबर ऑफ एटम हैं। यदि हम उसको क्या कर दें, उसके इनिशियल एटम को डिवाइड कर दें 1/2 से, तो उसके मतलब ये है कि जो आफ्टर डीके के बाद में जो नंबर ऑफ परमाणु बचे हैं वो कितने हैं, n0/2। और ये दोनों वैल्यूज कहाँ उठा के रख दें, ये दोनों वैल्यू रख दें n=n0e⁻⁻t। तो ये वैल्यू जब रखेंगे तो यहाँ पे n0/2 इसकी जगह पर रखेंगे, ये हो जाएगा n0e⁻⁻, और यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी t। n0 से n0 कैंसिल, तो ये क्या बचा, ये बचा 1/2 =a⁻⁻t। जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा log लैम्डा टी। देखिए 1/2 जो है, यदि हमारे पास में क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है log x इनवर्स, तो ये क्या हो जाता है, इसको आगे ले आते हैं और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, log 1/x लिख सकते हैं। तो जो ये 1/2 है नीचे गया वो इस माइनस के, क्योंकि ये log क्या हो जाएगा x इस तरह आ जाता है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, तो ये वैल्यू बच गई। तो हमारे पास में इतना बचा। तो t की वैल्यू क्या हो गई, हमारे पास में t की जो वैल्यू आई वो आई t=log2/λ, ये वैल्यू आई। और यदि हम log2 की वैल्यू यहाँ पर रख दें तो कितनी वैल्यू आएगी, 0.693/λ। तो ये हमारे पास में हाफ लाइफ का व्यंजक है, हाफ लाइफ का। ठीक है, किसका, ये हाफ लाइफ का व्यंजक है। दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक।
दीज आर मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो हमने अभी पहले पढ़ा था, रदरफोर्ड सोडी का नियम, और उसके बाद में अर्धायु। एक्टिव सब्सटेंस, एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता। रेडियो एक्टिव पदार्थों की सक्रियता। सक्रियता को बोलते हैं एक्टिविटी। तो इसकी डेफिनेशन है, किसी रेडियोएक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर उस पदार्थ की सक्रियता कहलाती है। देखिए, एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि कौन कितना एक्टिव है, किस तरह की उसकी परफॉर्मेंस है। तो परफॉर्मेंस, चाहे वो इंसान हो, कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करता है तो उसकी बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा एक्टिव है। कोई थोड़ा सा स्लो होता है तो उसको कहते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, कम एक्टिव है। तो वो कितना सक्रिय है उसको, और इसी के बेसिस पे रेडियोएक्टिव पदार्थ की जो क्षय होने की जो दर है उसको उसकी सक्रियता कहते हैं, सक्रियता कहते हैं। किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ की क्षय होने की दर, क्षय होने की दर क्या कहलाती है? पदार्थ की सक्रियता, एक्टिविटी कहलाती है। ओके। और जैसे हम इसको खुद भी सोच सकते हैं कि जो हमारी क्षय होने की दर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एन की, क्योंकि एन का ही डी इंटीग्रेशन होता है, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एन के। इस तरह लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, माना कि हम ये मान लेंगे कि किसी पदार्थ में प्रारंभ में टी इक्वस टू जीरो पर एन परमाणु हैं। कितने हैं? एन एटम्स हैं, एन एटम्स हैं, और उसकी जो अर्धायु है वो टी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एक अर्धायु के अंत में पदार्थ से n/2 परमाणु रह जाएंगे। मतलब हमें पता है पहली बात कि अर्धायु में कितने रह जाते हैं, n0/2 उसके प्रारंभिक मान का आधा रह जाता है। तो t इक्वस टू टी पर बचे परमाणुओं की संख्या क्या होगी? n=n0/2। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं n0 1/2 की पावर 1। देखिए, इसको बाहर लेंगे, 1/2 की पावर 1 हो जाएगी। कब? t पर। अब यदि हम इस तरह ही कर लें, क्या कर लें, यदि t=2t पर कर लें, t=2t पर, तो t=2t पर क्या हो जाएगा, n0 2t का मतलब है कि जब टाइम दुगना हो गया तो ये वैल्यू दुगनी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा n0/4। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, n0/1/2 की पावर 2। इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह से t=3t पर क्या लिख सकते हैं, n=n0 क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 8, क्योंकि उसका वो 3 टाइम्स हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n0 1/2 की पावर 3। इस तरह से हम इसको डिनोट कर देते हैं। तब n अर्धायु के अंत में, कब?
एन अर्ध आयु के अंत में कब, एन के अंत में, क्योंकि हम वहाँ पे ले रहे थे t=3t 4t, तो क्या होता जा रहा था, जिस तरह से हमने यहाँ पे 2t लिया तो ये वैल्यू डबल हो गई, हमने 3t लिया तो ये यहाँ पे पावर 3 आ गई। तो यदि हम n लेंगे, एन टी लेंगे, एन टी का मतलब है t क्या है यहाँ पे, ये जो कैपिटल टी है ये है हाफ टाइम या हाफ लाइफ। ये टी क्या है, हाफ लाइफ है। तो यदि हम यहाँ पर एन से एन टी कर देंगे तो एन हाफ लाइफ के बाद में, तो यहाँ पर पावर कितनी हो जाएगी, n=n0 1/2 की पावर n। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं, इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब चूंकि हम जानते हैं n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, तो हमारे पास में n का एक्सप्रेशन क्या है, n0 1/2 की पावर n। तो यहाँ को हम इससे जब इसकी कंपेयर करेंगे तो r को हम कैसे लिख सकते हैं, r=r0 1/2 की पावर n। तो ये क्या है, ये रेडियो सक्रियता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता का व्यंजक है ये। कब, n हाफ लाइफ पर, n हाफ लाइफ। ओके, में रेडियो एक्टिव पदार्थ की माध्य आयु, एवरेज लाइफ, माध्य आयु, एवरेज लाइफ। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ के, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि रेडियो एक्टिव पदार्थ के सभी नाभिकों से, इसको हम जो डिफाइन करेंगे, इसको डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि रेडियो एक्टिव पदार्थ के सभी नाभिकों की आयुओं का औसत जो है उसको हम माध्य आयु कहते हैं। मतलब अलग अलग कोई परमाणु है, कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, परमाणु है, उसके सभी नाभिकों, मान लो किसी की T1 है, किसी की T2 है, किसी की T3 है, तो हम उसके औसत, उसका जो टोटल औसत होगा उसको हम उसकी माध्य आयु कहेंगे। कि रेडियो एक्टिव पदार्थ के सभी नाभिकों की आयु का, सभी नाभिकों की आयुओं का औसत क्या कहलाएगा, माध्य आयु कहेगा, माध्य आयु कहलाता है। ठीक है, और इसको हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं। और इसको मान लो यदि 6 नियतांक कितना है, 6 नियतांक लैम्डा है, क्या है ये, डी के कॉन्स्टेंट। तो ये जो टाउ की वैल्यू हो जाएगी, टाउ की वैल्यू 1/लैम्डा आएगी। और यदि हम क्या कर दें, यहाँ पे टी की वैल्यू रख दें, t=0.693 जो हमने ली थी, तो हम लैम्डा की वैल्यू यहाँ से उठा के अगर रख देंगे तो हमारे पास में क्या बचेगा, यहाँ पे आएगा t=0.693 टाउ। और टाउ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 1.443t, जब हम इसको डिनोमीटर में ले आके डिवाइड कर देंगे तब। तो इस प्रकार माध्य आयु अर्धायु से दीर्घ होती है। जो ये माध्य आयु है वो अर्धायु से, ये माध्य आयु अर्धायु से
ज़्यादा होती है, दीर्घ होती है। यही कारण है कि रेडियोएक्टिव पदार्थ के अंतिम कुछ परमाणु का जीवन बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। देखिए कुछ रेडियोएक्टिव डीके कुछ 1 सेकंड के बहुत हजारवें भाग में ही पूरे हो जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कई लाख वर्ष तक, कई हजार वर्ष तक भी पूरे नहीं होते। तो इस प्रकार से हम इन व्यंजकों की सहायता से ये पता कर सकते हैं कि कौन परमाणु कितने टाइम में क्षय होगा और कौन सा परमाणु कितने टाइम में डीके होगा, इस तरह से। ओके, हम समझेंगे कि नाभिकों से अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन किस तरह से एमिट होती हैं। अल्फा, बीटा और गामा जो रेडिएशंस बाहर निकलती हैं, उसके बाद में जो परमाणु होता है, जो इनिशियल परमाणु होता है, प्रारंभ में परमाणु होता है, उस पर क्या इफेक्ट होता है। तो सबसे पहले हम अल्फा डीके, इसके बारे में पढ़ेंगे। नाभिक के कण प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। हमें पता है कि नाभिक जो है उसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, परंतु रेडियोएक्टिव परमाणुओं के नाभिक से अल्फा, बीटा कण उत्सर्जित होते हैं। अल्फा कण का उत्सर्जन बिल्कुल स्पष्ट है। अल्फा कण 2 प्रोटॉनों और 2 न्यूट्रॉनों से मिलकर बना होता है। अल्फा कण कैसा होता है? 2He4। तो इसमें देखिए 2 तो प्रोटॉन है, Z=2 है, और 4 में से हम 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर N=2 भी 2 बचेगा। तो 2 प्रोटॉन है और 2 ही न्यूट्रॉन होते हैं। उसके बाद अल्फा कण के बनने में कुछ ऊर्जा क्या होती है? मुक्त होती है। देखिए जब भी कोई रिएक्शन होती है, ये कैसी है? ये ऊष्माक्षेपी रिएक्शन होती है। इसी ऊर्जा के कारण अल्फा कण नाभिक को छोड़ देने में सफल होता है। इस प्रकार अल्फा कणों का उत्सर्जन नाभिक की प्रोटॉन न्यूट्रॉन परिकल्पना के जो हाइपोथेसिस है उसके अनुरूप है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए सबसे पहली बात है कैसी है? ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है। ठीक है, सबसे पहली बात। देखिए जब किसी परमाणु के नाभिक से एक अल्फा कण निकलता है तो क्या होता है? उसका परमाणु क्रमांक 2 कम हो जाता है। Z क्या हो जाता है? -2 हो जाता है। और उसका जो परमाणु भार है A, वो -4 हो जाता है, मतलब 4 कम हो जाता है, 2 कम हो जाता है, और ये वाला 4 कम हो जाता है। क्या हो जाता है? 4 कम हो जाता है। तो किसी भी अल्फा डीके जो प्रोसेस, कोई भी अल्फा डीके प्रोसेस हम कैसे लिख सकते हैं? सपोज कीजिए कि इनिशियली कोई हमारे पास में X एक तत्व है, इसका परमाणु क्रमांक Z है और उसका परमाणु भार A है। तो यदि हम उसका क्या करते हैं, अल्फा कण उसमें से बाहर निकलता है, तो हमें पता है कि इसका जो परमाणु भार है वो 4 कम हो जाएगा। तो हम कैसे लिखेंगे इसको? जो बाई है, जो बाई देखिए ये है, इसको बोलेंगे पेरेंट न्यूक्लियाई, और इसको बोलेंगे डॉटर न्यूक्लियाई। ठीक है, पेरेंट का मतलब है माता पिता, जिस तरह माता पिता होते हैं और उससे कोई बच्चा उत्पन्न होता है तो उसको सन या डॉटर बोलते हैं। उसी तरह से ये बाई जो है ये एक्स से उत्पन्न हो रहा है, इसलिए इसको डॉटर न्यूक्लियाई बोलेंगे, इसको पेरेंट न्यूक्लियाई बोलेंगे। तो यहाँ पर हमें पता है कि ए में 4 का अंतर आ जाएगा। अंतर का मतलब है 4 घट जाएगा। तो यहाँ से इसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर हम A-4 करेंगे और यहाँ पर Z-2 कर देंगे। Z-2 क्योंकि इसमें 4 का घटा है इसमें से, और इसमें 4। और दूसरी बात, जो ये 2 घटा है उसको हम ऐसे लिख लेंगे, और He और यहाँ पे 4 जो है ये इसको इस तरह से लिख देंगे, और प्लस ऊर्जा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये प्रोसेस, ये रिएक्शन किसकी रिएक्शन है? ये अल्फा डीके की रिएक्शन है। ये अल्फा कण है। ठीक है, ये अल्फा डीके की रिएक्शन है। अब यदि हम जिस तरह पोलोनियम है, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं।
पोलोनियम 84 210, 84 210। यदि हम इसमें से इसका अल्फा डीके करेंगे तो इसमें क्या होगा, पोलोनियम जो इसका न्यू वो आएगा वो पीबी क्या होता है, लेड, सीसा। तो इसमें 210 में से 4 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना होगा, 206 होगा। और इसमें से 2 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 82 होगा। तो इस तरह हो जाएगा प्लस 2He4। जो हमारे जो एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट है उसके अनुसार जो पीबी है लेड, वो किसी भी रेडियो एक्टिव जो रिएक्शन है उसका लास्ट प्रोडक्ट होता है। वैसे नॉर्मली अगर समझा जाए तो ये लास्ट प्रोडक्ट होता है। इसी तरह से रेडियम है, रेडियम 226 और के ये 88। और जब इसमें क्या करेंगे, अल्फा डीके है तो इसमें क्या होगा, ये किस में चेंज हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जब इसमें 2 और इसमें से 86 हो जाएगा और इसमें 2He4। इसी तरह से थोरियम लेंगे, थोरियम से हम जब 232 और यहाँ पर 90, तो जब इससे अल्फा डीके होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर रेडियम आएगा कितना, 228 और यहाँ पर 88। देखिए ये और ये दोनों सेम ही हैं, लेकिन ये क्या है, यहाँ पर इसका परमाणु भार चेंज है लेकिन इसका परमाणु क्रमांक समान है। तो ये दोनों क्या है, आइसोटोप है। तो आप यहाँ पर गलत ना समझें, ये दोनों एक दूसरे के आइसोटोप हैं, एक दूसरे के समस्थानिक हैं। 2He4। तो ये कुछ अल्फा डीके रिएक्शन है, अल्फा डीके रिएक्शंस। इसके बाद में बीटा डीके। देखिए बीटा डीके -1 बीटा 0 ये होता है। रेडियो एक्टिव परमाणु के नाभिक से बीटा कणों या इलेक्ट्रॉन्स का उत्सर्जन बहुत समय तक विवाद प्रश्न बना रहा। ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रही बहुत दिनों तक, काफ़ी टाइम तक। इसके 2 कारण थे। एक तो ये कि नाभिक में बीटा कण उपस्थित नहीं है। देखिए हम क्या देखते हैं, जो हमारा नाभिक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित नहीं होता, उसमें क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो पहली बात जो विवाद का कारण था कि जब इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है तो अब बीटा पार्टिकल का इमिशन किस तरह होगा। तो पहली बात ये थी, और ये बात एक तरह से सही भी थी। और दूसरी बात ये थी, जो बीटा कण नाभिक से उत्सर्जित होते हैं उनकी ऊर्जाएं 0 से लेकर एक अधिकतम मान के बीच सतत रूप से वितरित रहती हैं। मतलब एक 0 से लेकर और एक मैक्सिमम वैल्यू तक क्या रहती हैं, वितरित रहती हैं। इस दशा में ऊर्जा और संवेग किस प्रकार संरक्षित रहते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ और मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ क्या हो जाता है, यहाँ पर ये पता करने में दिक्कत आ रही थी कि ये किस तरह से कंजर्व रहते हैं। इस समस्या के लिए 1932 में पाउली ने सुझाया कि 1932 में किसने, पाउली ने, कि बीटा कण इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के समय, जब बीटा कण का उत्सर्जन होता है, बीटा कण का किसी भी नाभिक से इस तरह से, तो क्या होता है, बीटा कण यदि इमिशन हो रहा है तो एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन में बदलता है। न्यूट्रॉन किस में चेंज होता है, प्रोटॉन में चेंज होता है। किस में चेंज हो जाता है, प्रोटॉन में बदल जाता है। इसी प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रॉन की तथा एक अन्य एंटी न्यूट्रिनो की उत्पत्ति होती है।
ये प्रोटॉन किस में चेंज हो जाता है, इलेक्ट्रॉन में, और इलेक्ट्रॉन के साथ में एंटी न्यूट्रिनो की उत्पत्ति हो जाती है, एंटी न्यूट्रिनो की उत्पत्ति हो जाती है। मतलब कहने का ये है कि जो हमारा न्यूट्रॉन होता है 0 and 1, ये किस में चेंज होता है, ये चेंज होता है प्रोटॉन में 1h1 में, और वो प्रोटॉन के साथ साथ क्या होता है 1 बीटा नोट प्लस एंटी न्यूट्रिनो। तो ये वाली रिएक्शन बीटा डी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, बीटा डी के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है, और इसी कारण जो मिस्ट्री थी वो सोल्व हो गई। अब जो हमारे पास में रिएक्शन थी 0 and 1 1h1 -1 बीटा 0 एंटी न्यूट्रिनो, तो इसमें क्या हुआ, ये प्रोटॉन है भाई, प्रोटॉन, ये बीटा पार्टिकल, ये एंटी न्यूट्रिनो, ये एंटी न्यूट्रिनो। तो इसी के आधार पर हम क्या लिख सकते हैं कि सपोज कीजिए कोई एक्स परमाणु है ZA, तो ये पहले किस में चेंज होगा, देखिए यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 1 हो गया, तो Z में 1 जुड़ना चाहिए, ये डॉटर न्यूक्लियाई हुआ, और जो 1 है वो 1 ही है, तो इसलिए A की वैल्यू A ही रहेगी, और उसके बाद जो एक जुड़ा है उसका कंजर्वेशन के लिए -1 हो जाएगा, और जो ये क्योंकि A में कोई बदलाव नहीं हुआ तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और एंटी न्यूट्रिनो इसके साथ निकल जाएगा। तो इस तरह से क्या है, ये बीटा डीके की रिएक्शन हुई। देखिए यहाँ पे कंपेयर कीजिए, मान लो ये कोई हमारा पेरेंट न्यूक्लियाई है, तो ZXA है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसके अकॉर्डिंग देखिए यहाँ पर 0 में जब 1 हमने जोड़ा तब 1 आया, तो यहाँ पे Z में 1 जोड़ेंगे तो Z+1 होगा, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 है तो ये बन ही रहा, इसमें कोई एज इट इज रहा है, कोई चेंज नहीं, तो A रहेगा। उसके बाद में जो चूंकि दोनों तरफ परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान होने चाहिए, ठीक है, ये एक तरह का कंजर्वेशन लॉ होता है, तो इसमें क्या है, जितना जुड़ा है उतना घटना चाहिए, तो +1 हुआ है तो -1, तो जब दोनों ऐसा होगा तो Z के बराबर ही आ जाएगा, और A क्योंकि A है तो इसमें कोई भी ना तो जुड़ेगा ना ही घटेगा, तो यहाँ पे वैल्यू 0 आ गई, तो ये क्या है, बीटा डीके रिएक्शन। इसके कुछ उदाहरण देखिए, थोरियम 234, इसके बाद में ये 90, जब हम इसका बीटा पार्टिकल इसमें इमिशन हुआ तो अब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे A की वैल्यू चेंज नहीं होगी, 234 ही रहेगी, यहाँ पर इसमें 1 जुड़ेगा तो ये 91 हो जाएगा, और यहाँ पर -1 हो जाएगी, 1 जुड़ा है तो 1 घटेगा, 0 ये नोट हो जाएगा, और एंटी न्यूट्रिनो बाहर हो जाएगा। देखिए समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल, 0 and 1 1h1 -1 बीटा नोट, और यहाँ पर एंटी न्यूट्रिनो, बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। ओके, तो देखिए इसमें जब नाभिक से एक प्रोटॉन का उत्सर्जन होने पर नाभिक के कणों की कुल संख्या, मतलब द्रव्यमान संख्या Z, द्रव्यमान संख्या A कैसी रहती है, समान रहती है, और उसकी परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है, 1 बढ़कर प्रोटॉनों की संख्या में 1 की कमी हो जाती है, मतलब पहले 1 बढ़ता है और उसके बाद में 1 घट जाता है, और वो Z की वैल्यू वो समान बनी रहती है, ये कंजर्वेशन लॉ होता है। उसके बाद में गामा उत्सर्जन, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि
जो गामा होता है वो एक तरह का रेडिएशन होता है। गामा फोटोन बोल देते हैं इसको, और ये लाइट पार्टिकल होता है, लाइट, प्रकाश वाला लाइट। ठीक है, और इसकी एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो एच न्यू होती है, और न्यू यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी है। और ये क्या होती है, डिस्क्रीट लेवल होते हैं इसके। तो हमारे जो इमेशन होता है इसमें क्या है कि नाभिक से गामा किरणों के उत्सर्जन का जो प्रोसेस है उसमें माना गया है कि नाभिक के भीतर विभिन्न सुनिश्चित ऊर्जा स्तर होते हैं। नाभिक के अंदर क्या होते हैं, अलग अलग एनर्जी लेवल होते हैं, E1, E2, E3, E4 और E5, इस तरह से। तो जब क्या होता है कि जब किसी नाभिक से अल्फा या बीटा कण का उत्सर्जन होता है तो अवशेष नाभिक उत्तेजित अवस्था में रह जाता है। देखिए, जब किसी नाभिक से अल्फा और बीटा पार्टिकल का उत्सर्जन होगा तो ये कहाँ चला जाएगा, सपोज करो जब जो ये हमारा नाभिक है इससे जब अल्फा और बीटा पार्टिकल का जब इमिशन होगा, उत्सर्जन होगा, तो ये सपोज करो ये इसकी इनिशियल स्टेट E1 है और इसकी फाइनल स्टेट E2 है। ये एक्साइटेड स्टेट है, ये वाली इनिशियल स्टेट है, तो E2 ग्रेटर देन E1। तो जब इमिशन होता है तो ये जो हमारा न्यूक्लियाई है कहाँ चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। और नाभिक तुरंत ही अपनी अतिरिक्त ऊर्जा को, जो ऊर्जा ये गेन करके ऊपर जाता है एक्साइटेड स्टेट में, उस ऊर्जा को बाहर निकालकर वापस कहाँ आ जाता है, अपने इनिशियल स्टेट में आ जाता है, अपनी जो उसकी पहली वाली एनर्जी स्टेट होती है उसमें आ जाता है। और ये जो एनर्जी किस फॉर्म में निकालता है, ये निकालता है एच न्यू की फॉर्म में, और इसी को हम गामा फोटोन बोलते हैं, गामा फोटोन। और ये मैंने एक ही दिखाई है लेकिन ये बहुत सारी होती हैं, तो इस तरह से एक रेडिएशन जनरेट हो जाता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि बहुत सारे एक तरह का बीम हमें मिलता है, किसका, रेडिएशन का बीम। और वो रेडिएशन एक तरह से उसको ही हम गामा उत्सर्जन कह देते हैं। दोबारा सुनिए, जब अल्फा बीटा का उत्सर्जन होता है किसी भी नाभिक से, तो नाभिक कहाँ चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, और जो एनर्जी उसने ली थी उसी एनर्जी को वापस करके एनर्जी कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग वो अपनी इनिशियल स्टेट में आ जाता है और एनर्जी को गामा फोटोन के रूप में बाहर निकाल देता है। इस तरह से हमें एक तरह की एक बीम मिलती है, उसी को हम गामा उत्सर्जन बोलते हैं। ठीक है, और गामा उत्सर्जन में परमाणु क्रमांक तथा परमाणु संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। जिस तरह सपोज कीजिए ये X है, ये Z है, ये A है। जब यहाँ पर गामा उत्सर्जन हुआ तो क्या हुआ, हमारा बाई आया, ZA, ये दोनों वैल्यू सेम रहेंगी, और एच न्यू क्या है, फोटोन, इस तरह से। और ये क्या है, डॉटर न्यूक्लियाई है, ये पेरेंट न्यूक्लियाई है। तो इस तरह से क्या होता है, गामा रे का उत्सर्जन हो जाता है, और इसको रेडियो एक्टिव गामा रे उत्सर्जन कहते हैं। और ये क्या होता है, ये एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वैद्युत चुम्बकीय रेडिएशन। इससे अगली क्लास में हम नाभिकीय ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, नाभिकीय ऊर्जा, उसमें हम न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे नाभिकीय विखंडन, और दूसरा होगा नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो ये वाला जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है।
ठीक है। इसमें सन से किस तरह से एनर्जी बनती है, एटम बम किस तरह होता है, जो हमारा न्यूक्लियर रिएक्टर होता है इससे एनर्जी बनती है, बिजली बनती है ये, और जो हम जो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूज़ करते हैं ये सब किस तरह से बनती है, वो सब इस चैप्टर में बताया जाएगा। तो प्लीज़ डोंट मिस दिस चैप्टर। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।